नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित लेखक अमरकांत जी द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन पढ़ेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कहानी का सार देखेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले अमरकांत जी के विषय में जानकारी ले लेते हैं। कहानी है दोपहर का भोजन। लेखक अमरकांत। अमरकांत जी का वास्तविक नाम है श्री राम वर्मा। अमरकांत जी ने अपने जीवन में कई विषयों पर कहानियाँ लिखी हैं, परंतु निम्न मध्यम वर्ग और किसानों के विषय में लिखी कहानियाँ अधिक पसंद की जाती हैं। मध्यम वर्ग की विसंगतियों, परेशानियों, आशाओं और आकांक्षाओं को अमरकांत की कहानियों ने मूर्त प्रदान किया है। कहानी की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत कहानी दोपहर का भोजन भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की निर्धनता, भूखमरी, बेरोजगारी को रेखांकित करती है। दोपहर का भोजन कहानी का सार समझने से पहले कहानी के पात्रों का परिचय प्राप्त करना जरूरी है, जो कि निम्नलिखित है। कहानी के पात्र इस प्रकार हैं। मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो कि पिता की भूमिका निभा रहे हैं। सिद्धेश्वरी माता है, जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र हैं। रामचंद्र बड़ा बेटा, जो कि 21 वर्ष की आयु का है। मोहन मंझला बेटा है। प्रमोद छोटा बेटा है, जिसकी आयु 6 वर्ष है और वह कुपोषण का शिकार है। कहानी इस प्रकार है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद अपने परिवार के साथ एक कस्बे में छोटे से घर में रहते हैं। मुंशी जी किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क थे, परंतु 1.5 महीने पहले छंटनी होने से उनकी नौकरी चली गई है। बड़ा बेटा रामचंद्र इंटर पास है और एक अखबार में प्रूफ रीडरी सीख रहा है। उसे कोई वेतन नहीं मिलता है। मंझला बेटा मोहन मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। छोटा बेटा प्रमोद कुपोषण का शिकार है और स्वभाव से जिद्दी है। कहानी का प्रारंभ गर्मी के महीने की दोपहर से होता है। सिद्धेश्वरी दोपहर का खाना बनाकर चूल्हे की आग बुझा देती है और परिवार के सदस्यों का इंतजार करने के लिए घर के मुख्य द्वार को खोलकर बाहर गली में देखने लगती हैं। तेज धूप में लोग अपने सिर पर कोई गमछा रखे या छाता लिए जा रहे हैं। अंदर आंगन में टूटे खटोले पर उसका सबसे छोटा बेटा प्रमोद लेटा था, जो भूखमरी और कुपोषण का शिकार था, जिसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी। उसका मुंह खुला था, जिस पर मक्खियां भिन-भिना रही थीं। सिद्धेश्वरी उसका मुंह फटे ब्लाउज से ढक देती है। तभी उसे बड़े बेटे रामचंद्र के आने की आहट सुनाई देती है। सिद्धेश्वरी रामचंद्र के लिए एक लोटा पानी चौकी के पास रख देती है। रामचंद्र चौकी के पास आकर बैठ जाता है और फिर वहीं लेट जाता है। उसके चेहरे पर निराशा और हताशा साफ झलकती है। कुछ समय तक जब वह नहीं उठता तो सिद्धेश्वरी उसका माथा सहलाती है और हाथ पकड़कर उसका हाल जानने की कोशिश करती है। रामचंद्र उठकर बैठ जाता है और हाथ धोकर खाना खाने लगता है। 2 चपातियाँ, थोड़ी सी दाल और चने की तरी वह भोजन में परोस देती। रामचंद्र छोटे भाई मोहन के बारे में पूछता है तो सिद्धेश्वरी उसे खुश करने के लिए झूठ बोल देती है कि मोहन किसी मित्र के यहाँ पढ़ने गया है और अब उसका पढ़ाई में बहुत मन लगता है। छोटे भाई प्रमोद के विषय में पूछने पर सिद्धेश्वरी फिर झूठ कह देती है कि अब तो वह बहुत शांत है, कोई जिद नहीं करता और ना ही रोता है, वह बहुत आज्ञाकारी हो गया है। सिद्धेश्वरी ऐसी कोई भी बात रामचंद्र से नहीं करती जिससे उसे कोई दुख पहुँचे, जबकि प्रमोद रेवड़ी खाने की जिद करते हुए काफ़ी देर तक रोया और थककर सो गया है। रामचंद्र जब रोटियां खा लेता है तो सिद्धेश्वरी उसे आधी रोटी और खाने के लिए कहती है, पर इस पर रामचंद्र माँ को कठोरता से कहता है कि उसे और रोटी नहीं चाहिए, उसका पेट भर गया है। भोली भाली सिद्धेश्वरी भयभीत हो जाती है। रामचंद्र भोजन करके चला जाता है। मंझला बेटा मोहन भी आ जाता है। सिद्धेश्वरी के पूछने पर कि वह कहाँ गया था, वह कहता है कि वह कहीं नहीं गया था, यहीं था। सिद्धेश्वरी उसे खुश करने के लिए कहती है कि बड़का उसकी बड़ी प्रशंसा करता है और उसे बहुत बुद्धिमान भी मानता है। सिद्धेश्वरी मोहन को भी भोजन परोसती है और उसे भी आधी रोटी अधिक लेने के लिए कहती है। वह अपने हिस्से की 2 रोटियां, तरकारी और दाल खा चुका था, परंतु माँ के कहने पर वह थोड़ी सी दाल और लेता है और खाना खाकर चला जाता है। इतने में मुंशी चंद्रिका प्रसाद आ जाते हैं और पीढ़ी पर पालथी मारकर बैठ जाते हैं। 45 वर्ष उम्र की
उम्र के मुंशी जी गरीबी और बेरोजगारी से इस अवस्था में 50-55 वर्ष की आयु के लगते हैं। उनके शरीर का चमड़ा झूलने लगा है और सिर के बाल उड़ गए हैं। मैली धोती पर फटी बनियान पहन रखी है और नौकरी के लिए भटकते फिर रहे हैं। सिद्धेश्वरी उनके सामने भी भोजन में 2 रोटियां और तरकारी तथा चने रखती है। उन्हें खुश करने के लिए कहती है कि बड़ा बेटा तो उन्हें देवता मानता है। मुंशी जी इस बात से अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। वे उसके बचपन की बातें याद करने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि वह अपना पाठ कभी भी नहीं भूलता था। वे अपने तीनों बेटों की प्रशंसा करने लगते हैं। दोपहर के सन्नाटे में दूर कहीं चक्की के इंजन की पुक पुक आवाज आती रहती है और मुंशी जी चुपचाप भोजन करने लगते हैं। सिद्धेश्वरी उन्हें चिंताओं से बाहर निकालने के लिए कभी बारिश और कभी फूफा जी की बीमारी के बारे में बात करती हैं। मुंशी जी चुपचाप थाली में पड़े चने खाते रहते हैं। वो गंगा शरण की लड़की की एमए पास लड़के से शादी के बारे में बात करते हैं। सिद्धेश्वरी अपने पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद को भी एक रोटी और लेने के लिए कहती है, परंतु मुंशी जी मना कर देते हैं और वह कहते हैं कि यदि घर में गुड़ है तो उसका शरबत बना दे। गुड़ का शरबत हाजमा भी ठीक करेगा और मुंह का जायका भी अच्छा हो जाएगा। मुंशी जी भोजन करके सो जाते हैं। बाहर की कोठड़ी में मुंशी जी औंधे मुंह लेटे हुए सो रहे थे। पत्नी की बातों से मिली शांति के कारण निश्चिंत होकर सोए हुए थे। वे इस तरह बेसुध सोए थे मानो 1.5 माह पूर्व उन्हें किराया नियंत्रण विभाग से छंटनी करके नौकरी से निकाला न गया हो और ना ही उन्हें नौकरी की खोज में कहीं जाना हो। अकेली सिद्धेश्वरी पति की झूठी थाली में खाना खाने बैठती है। रोटी की टोकरी में से जब रोटियां देखती है तो केवल एक रोटी बची होती है, जिसमें से वह आधी रोटी प्रमोद के लिए रख देती है। जरा सी दाल और चने के रस के साथ आधी रोटी खाने बैठती है तो उसकी सहनशीलता जवाब दे देती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिद्धेश्वरी सोचती है कि वह कितनी विवश और कितनी मजबूर है कि वह अपने पति और बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा सकती। अमरकांत जी द्वारा लिखी इस कहानी में परिवार की गरीबी, घर में भिन भिनाती मक्खियों, पैबंद लगी साड़ी, टूटे खटोले, कुपोषित बच्चे में साफ झलकती है। सिद्धेश्वरी परिवार के सभी सदस्यों को धीरज बंधाती है, भविष्य में विश्वास करना सिखाती है, परंतु कहीं न कहीं वह भीतर से खोखली और कमजोर हो गई है। कहानी के अंत में उसकी आंखों में से आंसू निकलना उसकी मजबूरी और विवशता को दर्शाता है। तो चलिए अब प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे के बारे में झूठ क्यों बोला? उत्तर है, सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे के बारे में झूठ इसलिए बोलती है ताकि दोनों भाइयों में प्यार बना रहे और अभावग्रस्त परिवार तंगी के मारे टूटकर बिखरने से बच जाए। दूसरा प्रश्न है, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर है, दोपहर का भोजन कहानी की सबसे जीवंत पात्र है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सिद्धेश्वरी पूर्ण रूप से अभावग्रस्त भारतीय नारी है जो हर हाल में खुश रहना जानती है। अभावग्रस्त का अर्थ होता है गरीबी। वह खुद भूखी रहकर पानी पीकर परिवार के सदस्यों को यथाशक्ति खाना खिलाती है। वे अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करती हैं। वह घर के सदस्यों को एक दूसरे के विषय में झूठ बोलकर झूठी तारीफ करके पूरे परिवार को एक सूत्र में जोड़े रखती है। वे अपनी भूख की परवाह न करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराती है। सिद्धेश्वरी जीवंत और दृढ़ पात्र है। वे अपना दुख किसी को नहीं बताती और दृढ़ता के साथ अभावग्रस्त परिस्थितियों का सामना करती है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही होती है। उत्तर है, अमरकांत जी द्वारा लिखी इस कहानी में परिवार की गरीबी, घर में भिन भिनाती मक्खियों, पैबंद लगी साड़ी, टूटे खटोले, कुपोषित बच्चे में साफ झलकती है। इसके अतिरिक्त सिद्धेश्वरी का पानी पीकर पेट भरना, घर के सभी सदस्यों को पर्याप्त भोजन न मिल पाना, मुंशी जी की नौकरी चले जाना और नई नौकरी के लिए भटकना, पूरी कहानी में घर के सदस्य गरीबी के कारण विवश और मजबूर दिखाई दे रही हैं। चौथा प्रश्न है, सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आपके विचार लिखिए। अगर सिद्धेश्वरी झूठ ना बोलती, सब सत्य सत्य बोलती तो उसका परिवार टूटकर बिखर जाता।
वह अपने परिवार को झूठ के बल पर ही स्नेह के बंधन में बांधे रखती है। उसका परिवार भूखमरी और गरीबी के आगे मजबूर है। ऐसे में वह सब सत्य बोलकर एक दूसरे पर गरीब होने का दोष मढ़ते और घर में कलेश होता। इसलिए उसने अपने झूठों से परिवार की विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम और स्नेह की जीत बनाए रखी थी। पांचवा प्रश्न, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी विवशता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, घर के सभी सदस्य जानते हैं कि पेट भरकर भोजन करने के लिए अनाज नहीं है। सिद्धेश्वरी के बार बार रोटी लेने के लिए जोर डालने पर सभी मना कर देते हैं। आधा पेट भरे होने पर भी सभी यही कहते हैं कि पूरा पेट भर गया है। वे रोटी ना लेने का बहाना बनाकर सिद्धेश्वरी को धोखा देते हैं। सभी को पता है कि यदि वे अधिक रोटी खाएंगे तो किसी न किसी को भूखा रहना पड़ेगा। इसी विवशता के कारण सभी आधा पेट भोजन करके ही उठ जाते हैं। छठा प्रश्न है, दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्णतया सार्थक है। किसी भी कहानी का शीर्षक उसके मुख्य पात्र, मुख्य घटना के आधार पर लिखा जाता है। प्रस्तुत कहानी दोपहर का भोजन का शीर्षक पूर्णतया सार्थक है, क्योंकि कहानी की सारी घटनाएं दोपहर के भोजन के आसपास ही घूमती हैं। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके घर आते हैं और दोपहर का भोजन करते हैं। सभी आधा पेट भोजन करके उठ जाते हैं और अंत में सिद्धेश्वरी आधी रोटी खाकर पेट भरने की कोशिश करती है। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक दोपहर का भोजन सर्वथा उचित है। सातवां प्रश्न है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी का झूठ 100 सत्यों पर भारी है, विवेचन कीजिए। उत्तर है, अगर सिद्धेश्वरी झूठ ना बोलती, सब सत्य सत्य बोलती, तो उसका परिवार टूटकर बिखर जाता। वह अपने परिवार को झूठ के बल पर ही स्नेह के बंधन में बांधे रखती है। उसका परिवार भूखमरी और गरीबी के आगे मजबूर है। ऐसे में वह सब सत्य बोलकर एक दूसरे पर गरीब होने का दोष मढ़ते और घर में क्लेश होता। इसलिए उसने अपने झूठों से परिवार की विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम और स्नेह की जीत बनाए रखी थी। जो झूठ सबके हित के लिए हो, जिससे किसी को हानि ना पहुंचती हो, 100 सत्यों पर भारी होता है। यहाँ पानी की जगह हानि आना है। आशय स्पष्ट कीजिए। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भरकर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। उत्तर है, सिद्धेश्वरी पागल की तरह उठी और घड़े से एक लोटा पानी लेकर जल्दी से पी गई। वह पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की असफल कोशिश कर रही थी। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर देखा, जैसे उसने कोई चोरी की हो। उत्तर है, सिद्धेश्वरी ने अपने मंझले लड़के मोहन से कहा कि बड़ा भाई रामचंद्र उसे बहुत बुद्धिमान समझता है। सिद्धेश्वरी यह कहकर उसकी तरफ चोरी से देखती है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। तीसरा है, मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत कर रहे हो। उत्तर है, मुंशी जी जब खाना खा बैठे तो थाली में पड़े चनों को वह बीनने लगे और उन्हें इस प्रकार देख रहे थे जैसे उनसे बात कर रहे हों। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी दोपहर का भोजन का सार, उसके प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।